student, welcome back to your online classes. I am your social study faculty Anu Sharma. लास्ट वीडियो में हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने नेक्स्ट लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ा था हमने। लैंड रिसोर्सेज के बारे में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा लैंड रिसोर्सेज। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड का मतलब भूमि, यानी जो हमारी भूमि है वो भी क्या है, हमें हमारा प्राकृतिक संसाधन है, गॉड की तरफ से हमें गिफ्ट है। इसमें कहा गया कि वी लिव ऑन अ लैंड, वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहे कि हम भूमि पर रहते हैं, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जितने भी उसके यूजेस हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हम भूमि पर करते हैं, और जितनी भी तरीके से हम भूमि का प्रयोग कर सकते हैं वो प्रयोग हम करते हैं। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। जो लैंड है वो एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है, वो बहुत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम लैंड पर रहते हैं। यही भूमि, यही धरती हमें क्या देती है? खाना देती है। ठीक है, हमें रहने के लिए मकान हम इसी पर बनाते हैं। ठीक है, सड़कें इसी पर बनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे काम हैं जो हम इस भूमि से करते हैं। ठीक है, ये जो लैंड है वो ना सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन का सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस सारी चीज़ों को क्या करती है? सपोर्ट करती है। नीचे जो आपको पाई चार्ट बना दिया गया है वो इस बात को डिस्प्ले करता है कि भाई कितना एरिया जो है वो प्लेन का है, कितना माउंटेनी हिली एरिया है और कितना प्लेट्यू एरिया है। क्योंकि धरती पर जितना लैंड उपलब्ध है, हम उन सभी लैंड्स पर नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि ये उनका जो क्लाइमेट है, या फिर जिस फॉर्म में जो वो जगह है, एरियाज़ है, उनमें ह्यूमन अनइनहैबिटेशन होना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनइनहैबिटेड कहाँ पर होता है? प्लेन इलाकों में, मैदानी इलाकों में होता है। वहाँ पर जो भी मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है, जबकि हिली एरियाज़ में या फिर और ऐसे एरियाज़ में जहाँ का क्लाइमेट क्या नहीं है, इनहैबिटेंट के लिए सुटेबल नहीं है, वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है? बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। तो ये पाई चार्ट ये बता रहा है कि जो 43% लैंड जो है वो प्लेन है, और जो पिंक कलर में वो माउंटेनी हिली एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वो लाइट येलो शेड में है वो प्लेट्यू रीजन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। कह रहे कि अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। कह रहे कि जितने भी लैंड है हमारे पास, उसका 43% जो है वो क्या है? वो प्लेन एरिया है। ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। 30% एरिया जो माउंटेनी एरियाज है, टोटल सरफेस का जो हमारी कंट्री है, ठीक है, यानी भारत का जो भी क्षेत्रफल है उसका 43% लैंड है, 30% जो है वो माउंटेनी एरिया है। ठीक है, और 27% जो एरिया है वो प्लेट्यू रीजन का है। ठीक है, अब ये जो 30% माउंटेन एरिया है टोटल सरफेस एरिया का, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। ये एरिया जो है वो टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा माना जाता है। 27% एरिया जो है कंट्री का वो प्लेट्यू रीजन है, पठारी क्षेत्र है, जो कि रिच है अपने रिजर्व मिनरल्स के लिए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए और फॉरेस्ट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। हम जो लैंड है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या पर्पस है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई हम लैंड का यूज़ फॉरेस्ट के लिए करते हैं, जंगलों के लिए। ठीक है, यानी जंगल लगे हुए हैं बहुत सारे लैंड्स पे। लैंड आर नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन, बैरिन एंड वेस्ट। दूसरा
लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, कह रही है कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो अवेलेबल नहीं था। बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, कह रहे कि कुछ जो एरियाज हैं वो लैंड के लिए यानी कल्टीवेशन के लिए क्या नहीं होते, कृषि करने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, तो या तो वो बंजर होते हैं या वेस्ट लैंड कहलाते हैं, या फिर उन्हें नॉन एग्रीकल्चर कामों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग बना लिया, वहाँ पर रोड बना ली, फैक्ट्रीज बना ली। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यूज़ करते हैं। यानी पहला यूज़ फॉरेस्ट लगाने के लिए, जंगल लगाने के लिए। दूसरा यूज़ जहाँ पर खेती नहीं हो सकती वहाँ पर हम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। तीसरा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और जो और भी ऐसे जो क्षेत्र है, जो भूमि है जो कि अनकल्टिवेटेड, जहाँ कृषि नहीं होती है, तो वहाँ पर वहाँ क्या किया जाता है, परमानेंट पास्चर किया जाता है या ग्रेजिंग लैंड बना दिया जाता है। उसे क्या बना दिया जाता है, चरगाहा मैदान बना दिया जाता है, जहाँ पर हर मवेशी क्या करते हैं, चरते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नॉट शोन एरिया, जो लैंड होते हैं, ठीक है, जो जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होता वहाँ पर पेड़ लगा दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन, कल्चरेबल वेस्ट लैंड या फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड बना दिया जाता है, यानी खेती करने के लिए, यानी कोई भूमि जो है उसे 5 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो क्या हो सके, एक कृषि के लिए उपजाऊ हो सके। फैलो लैंड्स, current fallow left without cultivation for 1 or year or then one agriculture year। उसके बाद करंट फैलो लैंड्स छोड़ दिया जाता है, यानी ज़मीनों को खाली छोड़ दिया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया अभी। ठीक है, यानी इस साल अगर हमने गेहूं लगाया है तो एक साल हम छोड़ देंगे और दूसरे साल जाके हम गेहूं लगाएंगे। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरकता होती है वो बढ़ जाती है। other than the current fallow left uncultivated for past 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, और दूसरे जो वो करंट फैलो होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, 1 से 5 सालों के लिए कि उन पर खेती नहीं की जाती, उन्हें पड़ती ही छोड़ दिया जाता है। Not sown area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as a gross cropped area। जो नेट सोन एरिया होता है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, अनाजों को उगाया जाता है। ठीक है, तो नेट सोन एरिया का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसी ज़मीनें जिसमें खेती नहीं की जा रही है और ऐसी ज़मीनें जिनमें खेती की जा रही है, उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया कहा जाता है। ठीक है, तो नेट सोन एरिया बेसिकली क्या होता है, वो एरियाज होते हैं जहाँ पर खेती की जा रही होती है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में लैंड यूज करने का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से इंडिया जो है वो लैंड यूज करता है। यहाँ पर आपको पाई चार्ट दिया गया है। जनरल लैंड यूजेस इन 1961 और जनरल लैंड यूजेस इन 2014 to 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस तरीके से पहले कब 60 के दशक में कैसे भूमि का प्रयोग होता था, और जैसे ही साल बदलते जा रहे हैं, वक्त बदलता जा रहा है, यानी 2014 से 15 में जो लैंड का यूटिलाइजेशन है वो कैसा हो गया। सबसे पहले देखते हैं हम जो ब्लू शेडेड एरिया है, जिसे फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसे देखते हैं। तो पहले यानी 60 के दशक में ये जो लैंड है 18.11% जो लैंड है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता था, जबकि अब 23.3% जो है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो बेकार और बंजर जो ज़मीनें हैं वो कितने परसेंट थी, पहले 18.11% बंजर ज़मीनें थी, जो कि अब कितनी हो गई हैं, 5.5% हो गई हैं। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसे एरिया जिनको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं किया जाता था वो 4.95 था, और अब वो बढ़कर कितना हो गया, 8.7% हो गया है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, हमें ग्रेजिंग लैंड जो वो थे वो पहले 4.71 थे, जो कि अब घटकर 3.3% हो गए हैं। नेक्स्ट एरिया अंडर मिक एंड ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ऐसे एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं
फल देने वाले पेड़ जो हैं उनका एरिया पहले 1.5% था, जो कि अब घटकर 1% हो गया है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो कल्चरेबल वेस्टलैंड था जिसे ऑरेंज से शेड किया गया है, जो कि पहले 6.23% था और अब घटकर 4% हो गया है। फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड जो पहले हुआ करते थे वो 3.50% हुआ करते थे, जो कि अब बढ़कर 3.60% हो गया है। करंट फैलो लेन जो है वो पहले 3.73 थे और अब बढ़कर 4.9% हो गया है। और नेट सोन एरिया जहाँ पर अभी बेसिकली उपज हो रही है वो कितना है, कितना था पहले 46.26% था, जो कि अब घटकर 45.5% हो गया है। तो इस तरीके से इंडिया जो है 60 के दशक में भूमि का प्रयोग करता था और अब इस तरीके से प्रयोग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंडिया के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यू मस्ट अंडरलाइन दिस। आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया की टोटल सरफेस एरिया वो कितनी है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम यूज़ की बात करें तो इंडिया जो है 93% अपने लैंड का यूज़ करता है, जो भी उसके पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, उसके बाद द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली। कह रहे कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है असम को छोड़कर बाकी जितने भी जगह हैं वो अपने लैंड का फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बी ही सर्वाइव्ड। इसके बाद कुछ ऐसे एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर की जो कि पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड है या चाइना द्वारा सर्वेड है, वहाँ की कुछ ज़मीनें क्या हैं वो यूज नहीं होती है। बाकी हम जितनी ज़मीन हमारे पास जितना भी लैंड रिसोर्स है हम उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ आल्सो डिक्रीज। कह रही कि जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, टाइम बीत रहा है, जो पास्चर के लिए ग्रेज लैंड है उन वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। How are we able to feed our huge cattle population on the pasture land and what are the consequences of it? अब सोचने वाली बात है कि भाई जब pasture land और grass land जो है वो graze land जो है वो कम होते जा रहे हैं तो हमारे पास जो इतनी ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है हम उनको भोजन कहाँ से देंगे, उसका परिणाम क्या होगा। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडिया है पूरी दुनिया में पशुधन यानी कैटल के लिए यानी जो पशुधन में जो इंडिया है वो तीसरे नंबर पर आता है। यानी सबसे ज़्यादा मवेशियों का पालन जो होता है वो भारत में होता है, यानी तीसरे नंबर पर हमारा भारत आता है पशुपालन और पशुधन के रैंक में। ठीक है, पूरी दुनिया में। तो हमारा जो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हमारा देश जो है जो कि पशुधन में धनी है इतने बड़े कैटल पॉपुलेशन को हम कहाँ से भोजन देंगे अगर हम ग्रेज लैंड को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड आर ईदर ऑफ अ पुअर क्वालिटी एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। उसके बाद जितने भी फैलो लैंड में पड़ती ज़मीनें, खाली ज़मीनें, जितनी भी खाली ज़मीनें हैं या तो उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत बेकार है या उन पे खेती करने की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये जो लैंड है दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 ईयर। इसीलिए इन ज़मीनों पर जो कृषि की जाती है वो साल में एक या दो बार कई सालों में एक बार या दो बार की जाती है। मतलब 5 सालों में एक बार खेती कर ली, 10 सालों में 2 बार खेती कर ली, इस तरीके से खेती की जाती है। These are included in the net sown area. Then the percent of NSA India comes to about 54% of total reporting area. ठीक है, तो इनको भी क्या किया जाता है, नेट सोन एरिया में ही
इंक्लूड किया जाता है, जो कि NSA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही 54% है। पैटर्न ऑफ नेट सॉन एरिया वेराइटी ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कह रहे कि जो नेट सॉन एरिया की एरियाज जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। कह रही कि हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर नेट सॉन एरिया जो है वो 80% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार की बात करें तो वहाँ का नेट सॉन एरिया कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10% है। यानी वहाँ की जो धरती है उसमें से 10% एरिया में खेती की जाती है, बाकी ऐसी ही जो लैंड है वो वेस्ट लैंड है या फिर फेलो लैंड्स है। Forest area in country is far lower than the desired 33% of geographical area it was outlined in national forest policy। कह रही कि जो फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे कंट्री का वो 33% है, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी द्वारा जितना बताया गया था उससे बहुत दूर है। इट वॉज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर मेंटेन फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। और ये जो जंगलों को बचाना है, यानी जंगल जो हैं वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो जंगल हैं वो लाखों लोगों को क्या देते हैं, उनकी जीविका प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोग इन जंगलों पे डिपेंड होते हैं। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज अ वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर आर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वेस्ट लैंड एंड रॉकीज। एक मिनट गाइस, ठीक है। तो जो जंगल हैं वो भी बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और उन पर बहुत सारे लोग क्या हैं, डिपेंडेड हैं। उसके बाद ज़मीन का कुछ भाग जो है उसे हम वेस्ट लैंड के रूप में छोड़ देते हैं, जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर और उन भूमियों का नॉन एग्रीकल्चर यूज़ होता है। Wasteland includes rocky, arid desert areas and land put to other non-agriculture uses includes settlements, road, railway, industry। कह रहे कि जो लैंड होते हैं, वेस्ट लैंड होते हैं, इनमें पहाड़ी इलाके आ जाते हैं या रेगिस्तानी इलाके आ जाते हैं, ठीक है, उन या फिर बंजर इलाके आ जाते हैं। उन भूमियों का यूज़ हम किस लिए करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए करते हैं या बसावट के लिए करते हैं, रेलवे इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए करते हैं। कंटिन्यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड लैंड डिग्रेडेशन। कह रहे कि जब हम भूमि का लगातार प्रयोग करते जाते हैं तो इससे क्या होता है, भूमि की गुणवत्ता खत्म होती जाती है और लैंड डिग्रेड होता रहता है, जिसकी जो सीरियस सोसाइटी और इन्वायरमेंट पर जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं आज सेशन यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।